Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS के जनरल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस और बेसिकली ये मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट का ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि ये मॉक टेस्ट है जनरल पेपर का और आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो रहेंगे जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम क्या ये भी नेगेटिव मार्किंग में है। बिकॉज आई होप आपको ये चीज़ पता है कि जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पोर्शन है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब ये क्वालिफाइंग नेचर क्या है? क्वालिफाइंग नेचर मतलब कि इसके जो मार्क्स है आपकी कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। जैसे कि 40% इन्होंने मेंशन किया है, आपको क्वालिफाई होने के लिए 40% चाहिए। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो 10 में से आपको 4 नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। मतलब तभी आपका एग्ज़ाम पूरा चेक होगा। आपको हिंदी में भी 10 में से 4 चाहिए और इंग्लिश में से भी। अब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगी। आई वुड सजेस्ट आप उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर है या फिर 80-90% श्योर हैं। ठीक है, तो क्योंकि बस आपको 4 नंबर ही चाहिए, 4 अगर पक्के 100% श्योर है सीधा वही करिए, माइनस में कि ना जाए आपके नंबर ज़्यादा। और वैसे भी आपके चाहे 10 में से भी 10 आ जाए आपके, इसमें कट ऑफ में ये नहीं जुड़ेंगे, तो तब भी इसलिए आई एम सेइंग तुक्के ज़्यादा मत मारना इस सेक्शन के लिए। जनरल पेपर का रहने वाला है मॉक टेस्ट। मोर ओवर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे पहले 2 मॉक टेस्ट मैं और लेकर आई हूँ जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स आर कवर्ड ऑफ जनरल सेक्शन। पहले मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी मॉक टेस्ट की, बट अब मैंने सारी ही प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी सभी सब्जेक्ट्स जो भी आपके जनरल पेपर में है। मॉक टेस्ट से भी रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वैसे भी मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले के मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं दिए, आई वुड सजेस्ट आप ज़रूर देना एंड एंड में ज़रूर इस टेस्ट का स्कोर मेंटेन करके रखना एंड कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लगी। एंड जनरल हिंदी के जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर्स से रहेंगे, तो ये आपके लिए एक और अच्छी चीज़ है। आपको प्रीवियस ईयर्स भी हो जाएगा NVS का एंड मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। सबसे पहले हम जनरल हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है जैसे मैंने आपको पहले बताया, बट जो आपको जनरल हिंदी के सेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स है NVS एग्ज़ाम के जो हाल ही में 2022 में हुआ था। बेसिकली आप प्रीवियस ईयर्स भी प्रैक्टिस कर लोगे और आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। सिलेबस बिल्कुल सेम है, जनरल हिंदी इंग्लिश का डिट्टो 100% सेम है सिलेबस। तो ये मत सोचना कि कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बाहर से आ सकता है, नहीं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर्स लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये माता पिता में समास है। समास का ये क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, अगर आपको समास की थोड़ी सी भी नॉलेज आप बता पाओगे। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन, दैट इज द्वंद्व समास, जिसमें डैश लग जाता है जैसे कि दिन रात, माता पिता। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। आपको सभी ही टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। हमें बताना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है या फिर एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन रविंद्र, दूसरा ऑप्शन देवर्षि, तीसरा पित्राज्ञ या फिर 4th ऑप्शन जगन्नाथ।
जल्दी से देखिए व्यंजन संधि का कौन सा एग्जाम्पल है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज पित्राज्ञा। ये एक व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही नहीं है। हमें विलोम शब्द दे रखे हैं, हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक गलत ऑप्शन है विलोम शब्द का। कर्म सुकर्म हमारा पहला ऑप्शन है, सेकंड गुरु लघु, थर्ड गुप्त प्रकट, फोर्थ धूप छाँव। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड का वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज गुरु लघु। गुरु का क्या होगा, शिष्य विलोम शब्द होगा। ये यहाँ पे जो पेयर है ये गलत पेयर है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये थर्ड मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैं 2 मॉक टेस्ट ला चुकी हूँ, बट इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट करी थी कोई भी मॉक टेस्ट की। अब मैंने मॉक टेस्ट की भी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। और बेसिकली जो मैंने पहले अभी जितने भी मैंने मॉक टेस्ट लिए वो मैंने जनरल पेपर के ही लिए हैं। बट एक मॉक टेस्ट मैं पीजीटी इंग्लिश का लेकर आऊँगी, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का, जिसमें आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो मैं 1-2 दिन में ले आऊँगी। बट अभी मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लिए हैं वो जनरल पेपर के ही लिए हैं। अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको इन वीडियोस के PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही या फिर शुद्ध ठीक वाक्य कौन सा है सेंटेंस। चारों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला, वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। दूसरा, तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो। तीसरा, तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो। चौथा, तुम दोष सारा अपने सिर पर क्यों लेते हो। जल्दी से अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो के लिए एक शब्द है। जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते उसके लिए हमें अनेकार्थी शब्द बताना है। पहला, अकल्पनीय। दूसरा, अविवेच्य। तीसरा, कल्पनातीत। फोर्थ, यथार्थ। इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। 136 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का अकल्पनीय एकदम सही आंसर है। जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी कल्पना से बाहर है वो अकल्पनीय है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ है। इजी है काफ़ी ये क्वेश्चन। मुहावरों में से क्वेश्चन पूछा गया है, मुहावरे लोकोक्तियाँ में से। पहला, नौकरी करना। दूसरा, स्वस्थ होना। तीसरा, स्वावलंबी होना या फिर बहुत धन कमाना। देखो, अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब है इंडिपेंडेंट होना। जब आप अपना काम, बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेना, इस अपने पैरों पर खड़ा होना। जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होने का भी यही मतलब है, इंडिपेंडेंट होना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है। ये क्वेश्चन संधि से लिया गया है। हमें बताना है स्वर संधि का इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है।
फर्स्ट निराशा, सेकंड अधोगति, थर्ड सतीश, फोर्थ सदानंद। सो जल्दी से अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए आप। सो जो 7th का करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज सतीश। सो सतीश स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, पूर्व पद संख्यावाची वाला समास है। सो हमें बताना है ऐसा कौन सा एक समास का टाइप है जिसमें पूर्व पद मतलब जो पहला वर्ड है वो एक नंबर है, वो एक संख्या है। सो 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट अव्ययी भाव, सेकंड द्वंद्व समास, थर्ड द्विगु समास या फिर फोर्थ कर्मधारय समास। सो आप देख सकते हैं समास से संधि से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको EMRS के एग्जाम में भी ज़रूर इन टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल हिंदी के पोर्शन में। सो जो 8th का करेक्ट आंसर है वो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिसका फर्स्ट वर्ड एक नंबर से स्टार्ट होता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा 8th का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपको 4 नंबर तो चाहिए देखो 10 में से, तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि आपके 4 इजीली आ जाएंगे 10 में से या नहीं। बट एंड में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है चारों में से सोना, गोल्ड, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फर्स्ट सुवर्ण, सेकंड कनक, थर्ड हेम, फोर्थ हिम। ये हमने स्कूल लेवल में भी ये वाला वर्ड के पर्यायवाची पढ़े होते हैं। सो सुवर्ण, कनक, हेम ये तीनों ही सोना का पर्यायवाची है। यहाँ पे सोना इज गोल्ड, ठीक है, सोने वाला स्लीप वाला सोना नहीं बट गोल्ड। सो हिम मतलब बर्फ का अंश होता है हिम। सो जो सोना है, सुवर्ण, कनक, हिम सोना का पर्यायवाची है, वेराज हिम नहीं है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कौन सा शब्द नहीं है इसका पर्यायवाची। सो 9th का 4th बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है। हमें ऐसा वर्ड बताना है जिसमें कोई मिस्टेक है या गलती है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वनस्पति, सेकंड वाणी, थर्ड वामा या फिर 4 बाण। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज वामा। ये गलत वे में लिखा हुआ है, वेराज फर्स्ट सेकंड जो 4th ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का उचित अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना ये मुहावरा है एक। हमें इसका करेक्ट मीनिंग बताना है चारों ऑप्शंस में से। पहला, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। सेकंड, जान जोखिम में डालना, मतलब अपनी जान मुश्किल में डालना, जोखिम इज मुश्किल। थर्ड, कठिन काम करना। फोर्थ, बहुत साहसी होना। सो जल्दी से आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है काफ़ी ये। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज जान जोखिम में डालना या फिर किसी मुश्किल में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है। जिसके हम आर पार नहीं देख सकते उसका हमें अनेकार्थी शब्द बताना है। निराकार, अलौकिक, पारदर्शी या फिर अपार दर्शक। जल्दी से अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 4th ऑप्शन, दैट इज 4th ऑप्शन, अपार दर्शक। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है 12th का वो है अपार दर्शक। सो अभी हमने 15 क्वेश्चंस जनरल हिंदी के करे।
और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, बट ये हम ऑलरेडी इंग्लिश के सारे मोस्टली प्रीवियस ईयर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना प्रीवियस ईयर्स एनवीएस के सारे सब्जेक्ट्स के। सो अब आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये रहने वाले हैं जनरल इंग्लिश से रिलेटेड। अगेन सारा सिलेबस ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसमें आप पता लगा सकते हैं 10 में से आपके 4 नंबर बन रहे हैं इजीली या नहीं। एंड में ज़रूर बताना आपका स्कोर क्या रहा। ऐसे बताना कि हिंदी में 15 में से कितने आए और इंग्लिश में 10 में से कितने। अदरवाइज आप टोटल 25 में से भी बता सकते हो, एनी वे यू लाइक इट। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। सो पैसिव एक्टिव पैसिव से मैंने आपको बताया है 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली 10 नंबर में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और जिनका मेन सब्जेक्ट ही इंग्लिश है उनको तो मान के चलो 5-7 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे इस टॉपिक से, ग्रामर के। तो द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल, ये एक एक्टिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, दोबारा से पढ़ लेती हूँ सेंटेंस। द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल, फर्स्ट ऑप्शन। द वॉल इज बीन बिल्ट बाय द मैसन, सेकेंड द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन, थर्ड the wall was being built by the mason, fourth option the wall is being built by the mason। अगर आपको रूल याद है, इस बिल्डिंग में आईएनजी वाले में क्या लग जाता है, बीइंग, BEING, बीइंग तो लगेगा ही लगेगा और उसके साथ क्या लगेगा, V3। तो अब आप देखिए बिल्ड का V3 क्या होगा, बिल्ट होता है, BUILT। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है थर्ड आंसर, द वॉल, फोर्थ आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, वॉल सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज यूज होगा। और यहाँ पे वॉल्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इज आर आएगा, पास्ट में है तब आएगा वॉज या वर। तो आप देख सकते हो इज है, इज बिल्डिंग, तो ये प्रेजेंट में है, इसलिए हमें प्रेजेंट में ही चेंज करना है इसको। सो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। खुद आप ढूंढने की कोशिश करिएगा, आई विल गिव यू द टाइम। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें हम एक मिस्टेक ढूंढनी है। ही हैड अराइव्ड एट कायरो अ फ्यू मंथ्स बिफोर, प्रोटेस्ट्स शूक द अरब वर्ल्ड, नो एरर। 4 ऑप्शन है ABCD, देखिए किस में एरर है। खुद से दोबारा से पढ़िए आप ये सेंटेंस। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मतलब ए जो सेंटेंस है, ही हैड अराइव्ड एट कैरो, इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक ढूंढने की कोशिश करिए, क्या मिस्टेक है इसमें। इसमें मिस्टेक है प्रेपोजिशन की, एट की जगह इन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे एट भी जगह के लिए यूज होता है, तो मैं आपको एट और इन के बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बड़ी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्टेट, कंट्री, ठीक है, शहर, तब हम यूज़ करते हैं इन। और अगर हम किसी छोटी जगह की बात कर रहे हैं तो उस केस में आता है एट। एग्जाम्पल, एट कायरो, कायरो एक जगह है, बड़ी जगह है। एट होम, एट स्कूल, तो ये छोटी जगह है। एट होम, एट स्कूल, एट ऑफिस। इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन और एट का आई होप आपको मतलब समझ में आया हो, डिफरेंस समझ में आया हो। सो ए सेंटेंस में यहाँ पे मिस्टेक है।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप चैनल पे न्यू हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आ रही है, इतने एफर्ट्स लगाए हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड यस कमेंट करके एंड में बताइएगा ज़रूर क्वेश्चंस आपको कैसे लगे एंड स्कोर भी शेयर करिएगा। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। एरर वाले क्वेश्चन आपको एक तो एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रेपोजिशन, टेंस और एडवर्ब, मोस्टली आपको प्रेपोजिशन, सिंटैक्स और टेंस में ही मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आप वर्ब को पकड़ लीजिए, वर्ब गलत है तो टेंस में होगा। प्रेपोजिशन को देखिए, एट, इन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया तो इजीली मिल जाता है। आप ऐसे देखना कि मैं देखता हूँ कि टेंस सही यूज़ हुआ है, फिर आप देखिए क्या इसमें प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है। स्पेलिंग मिस्टेक एरर वाले सेंटेंस में कभी भी नहीं होगी, तो स्पेलिंग की तरफ ध्यान भी मत देना। प्रेपोजिशन, टेंसेस और सिंटैक्स के मैंने रूल्स बताए हैं, ज़रूर देखना सिंटैक्स के रूल्स। इन तीनों को अगर आपने समझ लिया देन आप इजीली एरर फाइंड कर लोगे सेंटेंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी एरर से रिलेटेड है, पढ़ते हैं सेंटेंस। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30. So जल्दी से आप ढूंढने की कोशिश करिए एरर। वर्ब पकड़ लीजिए, टेंस में यहाँ पे गलती है, वर्ब में हिंट दिया है मैंने। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब सी में क्या गलती है, अब ध्यान से पढ़िए सेंटेंस। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कंपेटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30। अब आप देखिए, वी वर 30, बात हो रही है जब हम 30 ईयर्स के थे, तो ये पास्ट टेंस है, बट इन्होंने लिख दिया एज वी डू, तो डू की जगह डिड होना था। एज वी डिड वी आर 30 का ये मतलब है अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम उस तरीके से नहीं भाग सकते जिस तरीके से हम 30 साल की उम्र में भाग सकते थे, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में ही है ना, वी वर 30, इन्होंने साफ इजी मतलब साफ पता चल रहा है, हिंट यही है वी वर 30, इससे हमें पता चल रहा है पास्ट का सेंटेंस है, बट इन्होंने पास्ट में डू प्रेजेंट का वर्ब लगा दिया, यहाँ पे डिड होना चाहिए था। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि एरर सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल के लिए हमें बताना, ये एक फ्रेज है बी ओवर द हिल, इसका क्या मीनिंग है हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, टू बी ऑन अ माउंटेन टॉप। सेकेंड, टू ट्रैवल इन द जंगल। थर्ड, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। फोर्थ, टू डू समथिंग इन द मोस्ट कंप्लीट वे। सो पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ। बी ओवर द हिल का मतलब है बूढ़े होना, टू गेट ओल्ड। सब आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिलता जुलता है बूढ़े होने से। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, दैट इज टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़े होना। तो याद रखना बी ओवर द हिल मतलब बूढ़े होना। सो थर्ड आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें फिलअप, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें उसे फिल करना है आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस। द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स and they were going in an auto when they dash an accident on the way। हमें इस डैश को फिल करना है, चार ऑप्शंस है। met with,
ran into, experienced या फिर heard. So जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है met with. So the victims were fruit vendors and they were going into an auto when they met an accident on the way. हमेशा आपने सुना होगा मीटिंग विद द एक्सीडेंट और ही मेट विद एन एक्सीडेंट. तो हमेशा जब भी हम एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो हम उसके साथ मेट ही लगाते हैं. सो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट, direction. In question given below, a part of the sentence is italicized and underlined. Below are given the alternatives to the italicized part which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. So basically आपको दिख रहा होगा नीचे एक सेंटेंस है उसको अंडरलाइन किया गया है, वो गलत है, उसकी जगह हमें सही आंसर फिल करना है. आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी. बट फॉर की जगह क्या आएगा? एज फॉर, बट बिकॉज, बट ड्यू टू या फिर नो इम्प्रूवमेंट. सो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए पहले, फिर आंसर डिस्कस करेंगे. जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज एज फॉर. बट फॉर की जगह एज फॉर होना चाहिए था. आई डिसलाइक्ड हिम नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस एज फॉर हिज डिसऑनेस्टी. सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे. Moving on to the next, 7th question. Complete the following sentence using the appropriate option. The election commission on Saturday dash that the assembly elections in 5 states will be held from November 12 to December 7. So dash की जगह क्या आएगा? Pronounced, announced, promulgated या फिर issued. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है announced. The election commission on Saturday announced that the assembly elections so and so. सो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई है तो यहाँ पे announced आएगा. सो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे प्रैक्टिस सेट के लिए. एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है. राम इज गोइंग टू द सिनेमा डैश सैटरडे. ऑन सैटरडे, एट सैटरडे, थ्रू सैटरडे या फिर इन सैटरडे. सो इन तो डेफिनेटली नहीं होगा. जल्दी से अपना आंसर चूज करिए. आई होप आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन. राम इज गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे. ठीक है, ऑन क्यों आएगा? बिकॉज जो भी डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे जितने भी डेज हैं उनके पहले हम ऑन ही यूज़ करते हैं प्रपोजिशन. और जैसे कि सीज़न होते हैं तो उनके आगे इन आता है. इन समर्स, इन विंटर्स. ठीक है, ऑन समर ऑन विंटर्स नहीं होगा. और जो डेट होती है लाइक आई वॉज बॉर्न ऑन 2 अप्रैल. ठीक है, तो जो डेट हुई होती है उनके आगे भी ऑन आता है. वेयर एज ईयर, जहाँ पे हमें ईयर दिया होता है 1919, 2020. सो कोविड केम इन 2020. सो जो ईयर होते हैं उनके पहले इन आता है.
सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डेज के आगे ऑन, ईयर के आगे इन, डेट्स के आगे इन, डेट्स के आगे ऑन, मोर ओवर मंथ के नेम, इन अप्रैल, इन मई, इन जुलाई, ठीक है। सो मंथ के नेम के पहले भी इन आता है। सो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन इन एंड ऑन जिसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर। सो बेसिकली हमें एरर फाइंड करना है इस सेंटेंस में। Turbidity current is a fast moving current that sweeps down submarine canyons, carrying sand and mud into the deep sea. No error. सो खुद पढ़िए एक बारी सेंटेंस और देखिए कहाँ पर एरर है या फिर नहीं है। सो आई होप बाय नाउ आपने एरर ढूंढ लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ही सही सेंटेंस है। आप वर्ब देखिए, टेंस देखिए, सिंटैक्स वाइज देखिए, प्रपोजिशन, हर एक चीज़ करेक्टली यूज है यहाँ पे। सो कोई भी एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, नो एरर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, प्रियंका हैज़ सॉल्व द इशू। सो बेसिकली एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में पैसिव में चेंज करना है। 4 ऑप्शंस है, पढ़ते हैं एक बारी। आप सेंटेंस दोबारा पढ़ लीजिए। प्रियंका हैज़ सॉल्व्ड द इशू। ऑप्शन ए, द इशू हैव बीन सॉल्व्ड बाय प्रियंका। बी, the issue is solved by Priyanka. C, the issue has been solved by Priyanka. D, the issue had been solved by Priyanka. रूल वाइज चलिए। द इशू सबसे पहले आ जाएगा, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ ही आएगा। और मैंने आपको बता रखा है अगर सेंटेंस में हैज़ या हैव आ जाए तो बीन लगाना है आपको, BEEN। बहुत सिंपल है ये। द इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय प्रियंका। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सो वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, एंड यस अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करिएगा। मोर ओवर लाइक आई होप आपने कर दी होगी वीडियो अब तक, एंड चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई इससे पहले वाला मॉक टेस्ट नहीं दिया आपने, वो भी ज़रूर देकर देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।